हेलो फ्रेंड्स, आपका रोजगार तक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए सेट नंबर 4 देखेंगे। कौन सा देखेंगे? सेट नंबर 4 देखेंगे। किसका? जीके एंड जीएस का। क्या है कि बिहार पुलिस में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जीके एंड जीएस से। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण दिया? तो देखते हैं सहकारी समितियां होती क्या हैं। सहकारी समितियां जन केंद्रित उद्यम है। क्या है? जन केंद्रित उद्यम होती है। इसमें क्या होता है? इसमें स्वामित्व, इसमें इसका स्वामित्व, नियंत्रण, संचालन होता है। ये इनके सदस्यों द्वारा होता है। किसके द्वारा? सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। और किस लिए किया जाता है? देखिए, साझा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आवश्यकताएं जो होती हैं, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामूहिक रूप से किया जाता है। और ये सामूहिक रूप से किया जाता है। ये एक जन केंद्रित उद्यम होता है। ठीक है। इसके लिए भारत में सर्वप्रथम जो कानून बनाया गया था वो आपको 1904 में बनाया गया था। 1904 में अधिनियम बना था। ठीक है। वो आपको ये एक सहकारी ऋण अधिनियम 1904 बना था। ये आपको एक आयोग की सिफारिश बना था। वो था आपको राष्ट्रीय अकाल आयोग 1901। अकाल आयोग 1901 के सिफारिश पर बनाया गया था। किसको? सहकारी ऋण अधिनियम 1904। इसे 1912 में इसको संशोधित करके नया अधिनियम, सहकारी अधिनियम बनाया गया था। ठीक है। भारत में क्या है कि भारत में विश्व स्तर की दो संस्थाएं, दो सहकारी उद्यम है। दो सहकारी उद्यम है। कौन कौन सा? ये सहकारी उद्यम होता है वो आपको किस क्षेत्र में हो सकता है? ये आपको कृषि, ऋण, डेयरी, आवास आदि क्षेत्रों में बनाया जाता है। ठीक। ये दो सहकारी जो उद्यम है भारत में विश्व स्तर के, वो है आपको एक अमूल है, एक इफ्को। अमूल और इफ्को ये एक आपको सहकारी समितियां हैं। ठीक है। किस लेवल की हैं? ये विश्व स्तर की सहकारी समितियां हैं। ठीक है। जो संवैधानिक इसका है, देखते हैं संवैधानिक प्रावधान क्या क्या किया गया है। 97वां संविधान संशोधन के द्वारा
ये कब हुआ था संविधान संशोधन 97वां? ये आपको 2011 में हुआ था। अधिनियम 2011, अधिनियम 2011 है। ये आपको लागू हुआ था 2012 में, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया गया, जो सहकारी समिति है, समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और उसे संरक्षण प्रदान किया गया संवैधानिक रूप से, ठीक है। और देखते हैं इसके साथ में इस संशोधन के द्वारा इसे एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है मौलिक अधिकार? हम देखेंगे कि जो आर्टिकल 19 है, अनुच्छेद 19, उसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, उसमें संगठन बनाने का अधिकार है। उसी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इसे एक मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके अलावा आपको अनुच्छेद 43B 43B, क्या 43B, ये आपको एक नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है। इसके अंतर्गत भी सहकारी समितियों के गठन के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है। किसके अंतर्गत? 43B, ये आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। जो भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये आपको आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। जो फंडामेंटल राइट है, ये आपको यूएसए से लिया गया है। क्लियर इतना? ठीक है। अब देखते हैं क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ये आपको कब मनाया जाता है? सहकारिता दिवस ये आपको 6 जुलाई को मनाया जाता है। कितने तारीख को? 6 जुलाई को मनाया जाता है। 6 जुलाई को मनाया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ठीक है। 2024 में जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया था, उसका थीम क्या था? उसका थीम था कोऑपरेटिव बिल्डिंग ए फ्यूचर फॉर ऑल, ठीक है। तो हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। 2024 का जो थीम था, क्या था? विषय, थीम, ये आपको कोऑपरेटिव बिल्डिंग ए फ्यूचर फॉर ऑल, ये था, ठीक है। इसके अलावा देखिए हम लोग 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार सहकारी समितियों को आपको संवैधानिक दर्जा दिया गया और संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत आपको इसको एक फंडामेंटल राइट बनाया गया आर्टिकल 19 के अंतर्गत। इसके अलावा 43B, अनुच्छेद 43B में इसको एक नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। विश्व स्तर पर भारत में 2 तरह की दो सहकारी समितियां हैं, एक अमूल और इफ्को। जो सहकारी समितियां हैं वो आपको लगभग कृषि, ऋण, डेयरी, आवास आदि क्षेत्रों में बनाई जाती है, ठीक है। सहकारी समितियों का गठन किस लिए किया जाता है? साझा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सहकारी समितियों का गठन किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम 1904 में राष्ट्रीय अकाल आयोग 1901 के सिफारिश पर एक अधिनियम बनाया गया था, सहकारी ऋण अधिनियम 1904, जिसे 1912 में संशोधित करके संशोधित सहकारी अधिनियम बनाया गया था, ठीक है। अब देखते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आपको
73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, ये आपको किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्थानों से संबंधित है। ये अधिनियम 1992 है। इसे कब लागू किया गया था? इसे 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। ठीक है, इसमें क्या किया था? जो लोकतंत्र है हमारा, उसको विकेंद्रीकरण की कोशिश की गई। लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण अर्थात जो लोकतंत्र की शक्ति है, पावर है, शक्तियां हैं, उसको अपने नीचे लेवल पर पहुंचाने की कोशिश की गई थी। इसका अर्थ क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इसका मेन एम था। ठीक है, इसके अंतर्गत किया गया जनजातीय राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन, उसके आरक्षण, उसके चुनाव, उससे संबंधित प्रावधान किए गए थे। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक नया भाग, इसको भाग 9 जोड़ा गया था। ठीक है, भाग 9 जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत ये अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रावधान किए गए। इसके अंतर्गत इस संविधान संशोधन के अंतर्गत एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं सूची जोड़ी गई, जिसमें कि ग्राम पंचायतों से संबंधित 29 कार्य शामिल किए गए, 29 विषय या मद शामिल किए गए। किसमें? 11वीं अनुसूची में। किसके अंतर्गत? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत इसमें शामिल किया गया था। इसको 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसका मेन एम था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक भाग 9 में इसका वर्णन किया गया है, प्रावधान किया गया है। इसके अलावा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें कि ग्राम पंचायतों से संबंधित 29 मद इसमें शामिल किए गए हैं। ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये किससे संबंधित है? जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम है, उन्नीस ये आपको किससे संबंधित है? शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है, जिसमें कि नगर निगम, नगर पालिका और कहने का अर्थ है शहरों के जो शहर हैं उनके प्रबंधन से संबंधित है। इसमें क्या किया गया? इसमें एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9A, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 P से लेकर 243 Z तक प्रावधान किया गया, जिसमें कि नगर पालिकाओं, नगर निगम या जो शहरी निकाय हैं उनके संगठन, कार्य किस तरह करेंगे, उसका चुनाव किस तरह का, उसका वर्णन किया गया। इसमें भी एक अनुसूची जोड़ी गई थी, 12वीं अनुसूची, जिसमें कि 18 विषय शामिल किए गए, 18 विषय या मद शामिल किए गए हैं, जिस पर जो शहरी निकाय हैं वो अपना कार्य कर सकते हैं। ठीक, अगला है 98वां संविधान संशोधन अधिनियम। जो 98वां संविधान संशोधन अधिनियम है,
अधिनियम, ये आपको एक राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ये अधिनियम आपको 2012, ये कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 2013 को। ये कर्नाटक के अंदर हैदराबाद का जो क्षेत्र था, एक विशेष क्षेत्र के लिए, कर्नाटक के अंदर हैदराबाद राज्य क्षेत्र, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक है हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक विशेष आयोग, क्या है, एक विशेष संस्था के विशेष विकास बोर्ड, क्या किया गया, एक विकास बोर्ड के लिए विशेष विकास बोर्ड के गठन का बात कही गई है। बोर्ड के गठन की किसमें किया गया? 98वां जो अधिनियम है, संविधान संशोधन अधिनियम 2012, जो कि 1 जनवरी 2013 को लागू किया गया था। ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, कर्नाटक के अंदर क्या है कि हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र है। क्या हुआ था 1956 में, 1956 से पहले कर्नाटक के अंदर मैसूर राज्य के अंदर हैदराबाद रियासत के कुछ क्षेत्र एरिया था, जो कि बाद में उसे मैसूर को सौंप दिया गया था। कब सौंपा गया था? 1956 में। हैदराबाद रियासत के कुछ क्षेत्र थे, कहाँ पर? मैसूर राज्य के अंदर, जिसे कि 1956 में सौंप दिया गया था। उन्हीं के विकास के लिए, इनके विकास के लिए, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए एक विकास बोर्ड, विशेष विकास बोर्ड के गठन की बात कही गई है। इसमें किसमें? 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 में। यह 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि आपको सहकारी समिति से संबंधित है। किससे? सहकारी समिति से। ये कब हुआ था, लाया गया था? सहकारी समिति स्कूल, ठीक है। सहकारी से ये आपको 2011 का अधिनियम है। इसमें एक नया भाग जोड़ा गया था आपको 9B, जिसमें कि अनुच्छेद 243 Z से लेकर 243 ZT तक, जो कि सहकारी समिति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। किसमें? भाग 9B में। ये रहा, इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन डी। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति की सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 152, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 446, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 143। न्यायिक समीक्षा से क्या अर्थ है? न्यायिक समीक्षा से यहाँ तात्पर्य विधायी एवं कार्यपालिका के आदेशों की जांच करने
जांच करने की न्यायपालिका की शक्ति से है। इसके न्यायपालिका की शक्ति से है। किसका अर्थ? न्यायिक समीक्षा का अर्थ विधायी एवं कार्यपालिका के आदेशों की जांच करने की न्यायपालिका की शक्ति से है। न्यायिक समीक्षा जो है ये हमारे देश में अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अमेरिकी संविधान से लिया गया है। क्या न्यायिक समीक्षा जो है प्रावधान है ये आपको अमेरिकी संविधान से लिया गया है। न्यायिक जो समीक्षा है ये इसको न्यायिक समीक्षा को संविधान का मूल संरचना माना जाता है। संविधान की मूल संरचना मानी जाती है। ये आपको 1975 में एक वाद आया था। कौन सा? राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी। राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी वाद में आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि जो न्यायिक समीक्षा है वो आपको संविधान की मूल संरचना है। जो मूल संरचना है संविधान की मूल संरचना, ये सिद्धांत आपको 1973 के केशवानंद भारती वाद में ये सिद्धांत मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया था। संविधान में मूल संरचना से संबंधित कोई परिभाषा या सुस्पष्ट व्याख्या नहीं की गई है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय मूल संरचना में बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्वों को शामिल करता रहता है, उसकी व्याख्या करता रहता है। किसको? मूल संरचना को। ठीक है। न्यायिक समीक्षा क्या है? संविधान की मूल संरचना है। ये आपको राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी 1975 वाद में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जो मूल संरचना का सिद्धांत है ये आपको केशवानंद भारती वाद में लाया गया था, स्पष्ट किया गया था। संविधान में न्यायिक समीक्षा से संबंधित कोई विशेष प्रावधान नहीं है या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन उस एक निश्चित सीमा तक इसका जो हमारा संविधान है के अनुच्छेद है वो इसका समर्थन करते हैं। जैसे क्या? कौन कौन से? संवैधानिक प्रावधान दिखते हैं। एक है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि कोई भी विधायी आदेश या कार्यपालिका का आदेश या विधेयक जो कि मौलिक अधिकार का हनन करता है, किसका? मौलिक अधिकार का हनन करेगा, वो उस मात्रा तक, जिस मात्रा तक वो मौलिक अधिकार का हनन करता है, शून्य घोषित किया जाएगा। शून्य घोषित कर दिया जाएगा, अर्थात उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया। किसके अनुसार? अनुच्छेद 13 के अनुसार। इससे भी हमारे जो न्यायपालिका है उसको शक्ति मिलती है। किसके लिए? मौलिक न्यायिक समीक्षा की। इसके आगे है अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226। क्या है? अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226। इसमें क्या कहा गया? जो अनुच्छेद 32 है ये तो खुद मौलिक अधिकार है। क्या है इसमें? संवैधानिक संरक्षण का उपचार। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में कोई भी वादी अगर उसका मौलिक अधिकार हनन होता है तो रिट दायर कर सकता है
और अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट में वो अपना रेट या वाद दायर कर सकता है। इसमें कहा गया अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों का गारंटीकर्ता या संरक्षणकर्ता कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा है अनुच्छेद 131 से लेकर 136 तक। अनुच्छेद 131 से 136 तक इसमें कहा गया है व्यक्ति और राज्य किसी व्यक्ति तथा राज्य या राज्यों के बीच या राज्य एवं संघ के बीच कोई विवाद होता है तो उसका निर्णय, उस विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति दी गई है किसके लिए? किसी व्यक्ति तथा राज्यों के बीच विवाद होने पर, राज्य एवं संघ के बीच विवाद होने पर। ठीक है, उसके अलावा अनुच्छेद 137 के अनुसार, अनुच्छेद 137 के अनुसार न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। बस सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय, अपने पूर्व में दिए गए निर्णय की पुनः जांच एवं सुनवाई कर सकता है। अनुच्छेद 137 में क्या कहा गया? सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व में दिए गए निर्णय की पुनः जांच एवं सुनवाई कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक है अनुच्छेद 372 1। इसमें कहा गया है कि संविधान लागू होने से पूर्व, संविधान के लागू होने से पूर्व अगर कोई कानून बना था जो कि अभी के प्रेजेंट कानून का उल्लंघन करता है तो वो आपको कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो कैंसिल हो जाएगा। इसके न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करता है। पूर्व में बनाया गया वो क्या? संविधान लागू होने से पूर्व कोई कानून बनाया गया है, उसकी अनुच्छेद 272(1) के तहत न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, ये तो हो गया आपको। तो यहाँ दिया है अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 152। जो अनुच्छेद 44 है ये आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत राज्यों को किसके लिए क्या कहा गया? अनुच्छेद 44 ये आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। इसमें क्या कहा गया कि राज्य ये प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करें। समान नागरिक संहिता किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। अर्थात जो सिविल अधिकार है वो सभी के लिए एक समान बनाने का राज्य प्रयास करेगा। ठीक है, उसके अलावा है अनुच्छेद 152। अनुच्छेद 152 में आपको राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा स्पष्ट किया गया है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 152 के अंतर्गत। तो इसका आंसर ये ऑप्शन गलत हो गया। अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 446। अनुच्छेद
जो 21 है ये एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जिसमें कि ये आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति के जीने और उसके व्यक्तिगत अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किसी के भी व्यक्तिगत अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है। ये आपको जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं ये आपको नागरिक एवं विदेशी दोनों को प्राप्त होते हैं, दोनों को दिया जाता है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो भी अधिकार दिए गए हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपको नागरिक और विदेशी दोनों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या क्या शामिल किया गया लगभग, जैसे मान लीजिए गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण जीने का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, इच्छानुसार विवाह करने का अधिकार, इच्छानुसार विवाह करने का अधिकार, सूचना का अधिकार, उसके अलावा गोपनीयता का अधिकार, ये सारे चीज और भी बहुत सारे हैं। ये सब आपको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। ठीक है, किसके अंतर्गत? 21 के अंतर्गत। और जो ये कह रहा है अनुच्छेद 446 जो हमारे संविधान में अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 446 जैसा कोई अनुच्छेद नहीं है। हमारा जो संविधान में 395 तक ही अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है, ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है, तो ये भी आंसर गलत हो गया। हमने देखा था अनुच्छेद 32 को और अनुच्छेद 226 को, ये हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों को गारंटी प्रदान करता है और 226 हाई कोर्ट को। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया? ये आपको अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात करता है। देख लेते हैं अनुच्छेद 17, ये एक समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार है। इसके अंतर्गत छुआछूत को, जो छुआछूत होता था, छूत को समाप्त किया गया। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात की गई है। इसके लिए 1955 में एक अधिनियम बनाया गया था। वो आपको अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए बनाया गया था। क्या था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब बनाया गया था? अधिनियम 1955 में बनाया गया था। किसके लिए? छुआछूत या अस्पृश्यता जो था उसको ख़त्म करने के लिए। इसको ही 1976 में संशोधित करके एक अधिनियम बनाया गया, राष्ट्रीय नागरिक संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम।
संरक्षण अधिनियम। ठीक है। अनुच्छेद 70 में किससे बात कही है? समानता का अधिकार, जिसमें कि अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात की गई है। इसके लिए 1955 में एक अधिनियम बना था, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, जिसे कि 1976 में संशोधित करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया। अब है अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 में क्या कही गई है? आर्टिकल 143। इसमें आपको राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है, राष्ट्रपति को अधिकार है कि अधिकार है किस लिए, क्या अधिकार है कि किसी विशेष महत्व के या किसी बात पर वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। ऐसी सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। ये आपको बाध्यकारी नहीं है, जो सलाह होगा वो बाध्यकारी नहीं होगा। किस पर? राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगा। राष्ट्रपति चाहे तो इसे माने या नहीं भी मान सकता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत न्यायिक समीक्षा की शक्ति स्पष्ट रूप से बात कही गई है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? क्या है? भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? जो भू राजस्व है, क्या हुआ था? 1765 में एक हुई थी संधि। 1764 ईस्वी में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज जीत गए थे। तो उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा, इसके द्वारा क्या हुआ? जो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल गया था। दीवानी अधिकार मिल गया था किसको? कंपनी को। किसके अंतर्गत? 1765 के इलाहाबाद संधि के अनुसार उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह के द्वारा बिहार, उड़ीसा और बंगाल का दीवानी अधिकार मिल गया था, जिसके अंतर्गत वो भू राजस्व वसूल सकते थे। भू राजस्व वसूलना इनका कार्य था। दीवानी अधिकार का अर्थ क्या है? भू राजस्व मतलब अर्थात जो भूमि पर लगान लगाया जाता था उसको वसूल करना। इसके लिए वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में चार तरह की भू राजस्व व्यवस्था शुरू की गई थी। पहला एक थी इजारेदारी प्रथा, इजारेदारी व्यवस्था। दूसरा अस्थाई बंदोबस्त। तीसरा रैयतवारी। एक चौथा था महालवारी। क्या हुआ? जब अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गया तो सर्वप्रथम एक व्यवस्था शुरू की गई थी भू राजस्व के लिए, वो थी इजारेदारी व्यवस्था। इसको शुरू किया था किसने? इजारेदारी प्रथा को शुरू किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। कब? वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया था। कब शुरू किया था?
आपको 1772 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसमें क्या होता था, 5 वर्षों के लिए ठेका दिया जाता था, 5 वर्षों के लिए ठेका दिया जाता था। क्या होता था, सबसे ज़्यादा जो बोली लगाता था उसे, सबसे ज़्यादा बोली लगाने वालों को आपको ठेका मिलता था। सबसे ज़्यादा बोली लगाने वालों को, जो ज़्यादा बोली लगाता था उसे ठेका दे दिया जाता था। इसमें क्या होता था कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा शोषण किया जाता था। किसमें, इजारादारी प्रथा में जो भी ठेका लेता था वो ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूल करने की कोशिश करता था कि जिससे कि उसको ज़्यादा मुनाफा हो सके। जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था है ये आपको 1793 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था है इसे जमींदारी व्यवस्था या इस्तेमारी व्यवस्था भी कहा जाता है। जो अस्थाई बंदोबस्त है, इस अस्थाई बंदोबस्त, इसको जमींदारी व्यवस्था भी, जमींदारी व्यवस्था या इस्तेमारी व्यवस्था भी कहा जाता था। क्या क्या, अस्थाई बंदोबस्त को ही जमींदारी व्यवस्था या इस्तेमारी व्यवस्था भी कहा जाता था। ये 1793 में लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ये आपको बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्रों पर लागू किया गया था। इसमें क्या होता है, ये आपको कुल ब्रिटिश भाग का लगभग 19% क्षेत्र इसमें शामिल हुए थे। कितना, 19% भाग इसमें शामिल हुए थे। इसके अंतर्गत 10 वर्ष एक निश्चित समय के लिए जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया जाता था भू राजस्व वसूलने के लिए। इसमें 10/11 भाग जो जमींदार वसूल करते थे, उपज का लगान वसूल करते थे, उसका 10/11 भाग अंग्रेजों को सौंप दिया जाता था। ठीक है। अब है अगला रैयतवारी। ये आपको कहाँ शुरू किया था, मद्रास में। मद्रास के जो गवर्नर थे, कौन, मद्रास के गवर्नर, तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा शुरू किया गया था। कब, 1820 ईस्वी में शुरू किया गया था। रैयतवारी व्यवस्था में ये क्या था, सीधे सरकार और रैयत के बीच में संबंध था। रैयतवारी व्यवस्था में सरकार और रैयत में व्यवस्था डायरेक्ट कनेक्ट था कि सरकार ही जो किसान थे उनसे लगान वसूल करते थे। ये 1820 में लागू किया गया था मद्रास में। ये आपको मद्रास, देखिए बताते हैं कहाँ कहाँ शुरू किया गया था। मद्रास, बम्बई एवं असम के कुछ भाग में इसको लागू किया गया था। ये टोटल ब्रिटिश जो इंडिया था, ब्रिटिश भारत के टोटल क्षेत्र का लगभग 51% भाग, 51% भाग पर रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया गया था। कब किया गया था, 1820 में। किसके द्वारा शुरू किया गया था, टॉमस मुनरो। वो मद्रास के क्या थे, गवर्नर थे। कब, 1820 में। अब अगला है, एक है महालवारी व्यवस्था। महाल का अर्थ होता है, क्या होता है, समूह या गांव या समूह होता है। इसमें होता था कि आपको पूरे क्षेत्र पर एक सरकार द्वारा, जो उसमें कंपनी था उसके द्वारा लगान लगाया जाता था। इसमें एक व्यक्ति पूरे गांव का या पूरे समूह का लगान वसूल करके ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। इसमें जो क्षेत्र थे आपको जो पश्चिमी क्षेत्र थे भारत के, पंजाब,
पंजाब हो गया, मथुरा हो गया, आगरा हो गया, आगरा, मध्य प्रांत का जो भाग थे इसमें शामिल थे। ये कुल ब्रिटिश इंडिया का लगभग 30% माहलवारी व्यवस्था के द्वारा भू राजस्व वसूल किया जाता था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था 1793 ईस्वी में। देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक था। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ये आपको भारत में 1785 से लेकर 1793 तक पहली बार वो यहाँ पर गवर्नर जनरल रहा। कब से? 1785 से 1793 ईस्वी तक। इसके समय पर इसने एक कानूनों को संहिताबद्ध किया था, कानूनों को संहिताबद्ध कराया था, जिसे कि कॉर्नवालिस कोड कहा गया। कॉर्नवालिस कोड किसको कहा गया? जितने कानून थे उनको एक जगह इकट्ठा करके संहिताबद्ध कराया था, जिसे कि कॉर्नवालिस कोड कहा गया। इसके समय इसको भारत में सिविल संहिताओं का जनक कहा जाता है। भारत में सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सिविल कहने करते हैं भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में कौन विख्यात है? आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके समय पर और क्या हुआ था? द्वितीय मैसूर युद्ध, द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये इसके समय, द्वितीय नहीं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1792 ईस्वी में, 1792 में इसने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। किसके बीच में? लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का खात्मा हुआ था। उसके अलावा ये जो था दोबारा कब आया था? 1805 ईस्वी में पुनः गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था, जहाँ की उसकी बीमारी से मौत हो गई थी। भारत में 1805 ईस्वी में मृत्यु हुई भारत में। कहाँ पर हुई थी? ये आपको गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर है, वहाँ पर इसका जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है, वहाँ पर इसको दफन किया गया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। वारेन हेस्टिंग्स कब से कब तक भारत में गवर्नर जनरल रहा? ये आपको जो रहा 1773 से लेकर 1773 में क्या हुआ? 1772 में ये गवर्नर था। कहाँ का? बंगाल का गवर्नर था। 1773 में गवर्नर जनरल बना। ये 1773 से लेकर 1785 तक, लॉर्ड कॉर्नवालिस के आने तक 1773-1785 तक ये आपको गवर्नर जनरल रहा, वारेन हेस्टिंग्स। 1773 से 1785 तक ये गवर्नर जनरल रहा बंगाल का। इसके समय पर क्या हुआ था? ये 1773 में क्या होता है? एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का इसके समय में ही आया था। इसके समय में एक जो विलियम फोर्ट है,
कलकत्ता में विलियम फोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसके समय पर इसने इजारेदारी प्रथा इजारेदारी प्रथा या व्यवस्था भू राजस्व के लिए शुरू किया था। कौन? वारेन हेस्टिंग्स इजारेदारी व्यवस्था शुरू किया था। ठीक है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या हुआ? 1785 में गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट एक आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1700 इसी के समय पे आया था। ठीक है। 1784 में विलियम जोन्स के साथ मिलकर, इसके साथ विलियम जोन्स के साथ मिलकर इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। कहाँ हुई थी? बंगाल में हुआ था। विलियम जोन्स के साथ मिलकर वारेन हेस्टिंग्स ने इसकी स्थापना की थी 1784 में। इसने रॉबर्ट क्लाइव के द्वैध शासन को समाप्त किया। द्वैध शासन जो शासन था, शासन की समाप्ति किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। कब किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में जो द्वैध शासन को समाप्त किया था। इसके अलावा इसने जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी मुकदमों के लिए अलग अलग अदालतों की स्थापना कराई थी। जिला स्तर पर क्या किया था? दो तरह की अदालतें, दीवानी और फौजदारी। दीवानी अदालतें और फौजदारी अदालतें की स्थापना किसने कराई थी? वारेन हेस्टिंग्स ने। जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना आपको वारेन हेस्टिंग्स ने ही कराई थी। 1776 में संस्कृत संहिता को इसने क्या किया था? अनुवाद कराया था अंग्रेजी में। किस नाम से? ए कोड ऑफ जेंट्रू लॉ। ए कोड ऑफ जेंट्रू लॉ। इसने क्या किया था? अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। किसको? संस्कृत की संहिता को 1776 ईस्वी में। कब कराया था? 1776 में संस्कृत की संहिता को अंग्रेजी में अनुवाद कराया था ए कोड ऑफ जेंट्रू लॉ शीर्षक के नाम से। ठीक है। ये वारेन हेस्टिंग्स के समय का था। ये है सर जॉन सोर्स। सर जॉन सोर्स कब आए थे? सर जॉन सोर्स थे, ये आपको 1793 से 1793 से लेकर 1798 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। इनके समय में क्या हुआ था? इनके समय पर विशेष रूप से आपको 1793 का चार्टर अधिनियम आया था। कब? 1793 का चार्टर अधिनियम। यह प्रथम चार्टर अधिनियम था। 1793 का चार्टर अधिनियम कब आया था? सर जॉन सोर के समय, जो कि 1793 से लेकर 1798 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहे। इसके अलावा 1795 में निजाम और मराठों के बीच खारवा का युद्ध हुआ था। इनके समय में ही खारवा का युद्ध हुआ था। किसके बीच में?
मराठों और निजाम के मध्य में। अब है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल के गवर्नर जनरल 1798 से लेकर 1805 तक रहे। कब से? 1798 से लेकर 1805 तक। सर जॉन शोर के बाद 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली बने, 1805 तक रहे। 1805 में दोबारा लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया, जो कि 1805 में ही उनकी बीमारी से मौत हो गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली के समय पर चौथा क्या हुआ था? 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी। 1801 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना। कब हुई थी? 1801 में हुई थी। उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल, वो लॉर्ड वेलेस्ली थे। इसने ही लॉर्ड वेलेस्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? सहायक संधि के लिए। लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि के लिए जाना जाता है। सर्वप्रथम सहायक संधि किसके साथ हुआ था? हैदराबाद के साथ। कब हुआ था? सहायक संधि चौपाला हुआ था हैदराबाद के साथ। वो कब हुआ था? वो आपको 1798 में सबसे सर्वप्रथम हैदराबाद के साथ लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, 1798 ईस्वी में। सहायक संधि में क्या था? अंग्रेज अपना एक रेसिडेंट ऑफिसर रियासतों के दरबार में रखते थे और रियासत के बाह्य सुरक्षा या आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? अंग्रेजों की थी। अशांति होने पर सुरक्षा आपको अंग्रेज देते थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लागू किया था। एक मिनट पानी। हेलो फ्रेंड्स, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, कल नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन लेके आएंगे और उनके कंसेप्ट को आपको अच्छी तरह क्लियर किया जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड में शेयर भी कीजिए। ठीक है, आपको इतनी गारंटी है कि इतना रिवीजन करा दिया जाएगा क्वेश्चन के थ्रू कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।